नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। अब तक पहुंचे 27,67,000 से अधिक श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में 10,18,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 7,80,000 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री में 4,71,000 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं यमुनोत्री में 4,58,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब में 34,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का आना जारी है और चारों धामों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में 10,18,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन भी कर लिए हैं, तो बद्रीनाथ धाम में 7,80,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों का रुख भी कर रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए विशाल, उत्तराखंड चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारों धामों में 27,67,000 से अधिक श्रद्धालु जो है पहुंच चुके हैं। केदारनाथ अगर धाम की बात करें तो 10,18,000 श्रद्धालु ने अब तक दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 7,80,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 4,71,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और जबकि यमुनोत्री की बात करें तो 4,58,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन अब तक कर चुके हैं। अब वही हेमकुंड साहिब की अगर हम बात करें तो 34,000 से अधिक श्रद्धालु वहां भी पहुंचे हैं। तो लगातार अगर देखें तो चारधाम में लगातार आपदा बढ़ता जा रहा है और इसी चारधाम यात्रा को बेहतर और व्यवस्थित करने के लिए आज समीक्षा बैठक भी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करने वाले हैं, ताकि इस पर जो है आगे किस तरह से करना है, क्योंकि मानसून के दौरान जो है आपदा की स्थिति बनी रहती है। उस दौरान किस तरह के फैसले लेने हैं, किस तरह की चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, उस पर भी बातचीत होगी। तो सभी विधायक अगर देखा जाए तो सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो उस दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं की आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पिछले वर्ष अभी तक की अगर तुलना करें तो ये आंकड़ा बेहद अच्छा है और हो सकता है कि पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो टूटता हुआ नजर आए। और ऐसे में योगेश, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तो पहुंच रहे हैं और पहाड़ से लेकर प्लेन तक जो है वो जाम की स्थिति भी क्योंकि हर जगह पर बनी हुई है, और ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को नजर आ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि समर वेकेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद से जो है अगर बात करें यात्राओं की बात करें या पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो है इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। लगातार जो है आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से हिमाचल का ज्यादातर रुख रहता था, लेकिन अब जो है अधिकांश जो सैलानी है या तीर्थ यात्री है वो अब चारधाम की बात की जाए या अन्य मंदिरों की बात की जाए, वहाँ पर दर्शन करने के लिए, चाहे निंगरोली नैनीताल की बात की जाए, अन्य इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं। और इसलिए चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए, चाहे वो ऋषिकेश की बात की जाए, ऊपर देवप्रयाग की बात की जाए, इससे ऊपर पर्वतीय इलाकों की बात की जाए, चारधाम मार्गों की बात की जाए, तो जगह जगह पर इस तरह की आपको भीड़ देखने को मिलेगी, जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि उसको व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग का सबसे सख्त प्रयोग हो। जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, जो क्वालिटी टीमें बनाई गई हैं वो लगातार मौके पर हैं। इसके साथ साथ जो है 1-1 किलोमीटर के दायरे पर जो है पुलिस बल जो तैनात किया गया है वो वहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए लगा हुआ है। तो यानी कि व्यवस्थाएं करने के लिए जो है तमाम प्रशासनिक टीमें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित ITI में छात्र संख्या और सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर विस्तृत समीक्षा भी की गई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आगामी भर्ती सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्थित ITI में छात्र संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी भर्ती सत्र को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे छात्र विभागीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए दक्षता हासिल भी कर सके। लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीज़न है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने TVS के खोले थे, एक और देहरादून निरंजनपुरा किया है, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ को दिए थे,
उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स स्टार्टर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। और जो 32 ITI हमारे DST मॉडल में चल रहे थे, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, जहाँ पे 6 महीना बच्चा हमारे ITI कॉलेज में ट्रेनिंग लेगा और 6 महीना वो होंडा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा। प्लस जब वो 6 महीना कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेता है तो उसको 8 से 12 हज़ार की स्टाइपेंड मिलती है। उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं और 32 से उसको बढ़ा के 45 DST मॉडल के ITI को चलाने जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि लगातार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से और बच्चों को नई फैसिलिटी देके 168 हमारे पास न्यू इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, जिनको हम कल उनका ज्वाइनिंग देंगे। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के संबंध में पहले लिए गए निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन के स्थिति पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। साथ ही उन्होंने आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ आगामी प्रस्तावित बैठकों को लेकर विभागीय स्तर पर की जा रही तैयारियों और कार्य योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की है। मंत्री ने आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल और गुरुकुल हरिद्वार में दवाइयों के वितरण को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अल्मोड़ा में 4 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है। 2027 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज कांग्रेस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से करने जा रही है। राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। यह जनसभा ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली साबित होगी। सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी की नीतियों को लेकर जनता में गुस्सा है। सैन्य भूमि की उपेक्षा से पूर्व सैनिकों में भी गुस्सा है। राहुल गांधी जी का उत्तराखंड का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। राहुल गांधी की यात्रा से उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। और अल्मोड़ा और पौड़ी में जो उनका कार्यक्रम है, हम सम को ताकत देगी। और सबसे बड़ी है कि इस प्रदेश के जो पूर्व सैनिक हैं, जो हमारी सैन्य परंपरा है, जिसको केंद्र सरकार ने एक तरह से उपेक्षित कर दिया था, उस पर राहुल गांधी के आने से नया फोकस पड़ेगा और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। चाहे कुमाऊं रेजिमेंटल हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंटल हो, चाहे पूर्व सैनिकों के जो बहुत से सवाल हैं, उस पर भारत सरकार का ध्यान भी जाए। SIR को लेकर हरिद्वार विधानसभा और रानीपुर विधानसभा में बूथ लेवल BLO सुपरवाइजर और BLA का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने की है। इस संबंध में DM मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार के बाद पूरे राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का ये काम युद्ध स्तर पर जारी है। 29 मई से पूरे राज्य और हरिद्वार में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में SIR की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें प्रथम जो चरण है, उसमें हमारी जो जितने भी स्टाफ हैं, उनकी ट्रेनिंग की गतिविधियां चल रही हैं। BLO हैं, ERO हैं, सभी अधिकारी, नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके बाद जून फर्स्ट वीक में हमारे जो BLOs हैं, वो सभी मतदाताओं को, जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, उनको एक फॉर्म देंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म। फिर उसका 1 महीने तक उसको लेकर उसको भरेंगे और सब वापस BLO को लौटाएंगे वो फॉर्म। उसके बाद EROs उस फॉर्म के बेसिस पर जिन जिनके फॉर्म्स आएंगे उसको चेक करेंगे और उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद जिनके नाम अगर नहीं होंगे या जिनको कोई आपत्ति होगी, कुछ चेंज कराना होगा, उसके वो EROs को अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। उनको सुनवाई करके फिर 15 सितंबर 2026 को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी सभी EROs के द्वारा। हमारे जनपद में 11 विधानसभाएं हैं, 11 EROs हैं, सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सभी गाइडलाइंस के बारे में अवगत भी करा दिया गया है। सभी मतदाताओं से और सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग दें। ऋषिकेश में 3 जून को उत्तराखंड का पहला मेयर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देश भर से लगभग 65 मेयर इस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। राज्य में शहरी विकास के क्षेत्र में पहली बड़ी
उपलब्धि ये मानी भी जा रही है। मेयर शंभू पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करना और कई नगर निकायों के अनुभवों को साझा करना है, जिसमें नगर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर भी जोर रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई गणमान्य भी शामिल होंगे। आगामी 3 तारीख को मेयर काउंसलिंग होने जा रहा है। हम लोगों ने तैयारी किया है और इस आयोजन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड सरकार मुख्य अतिथि है। 10:30 बजे के आसपास सीएम साहब नटराज होटल आएंगे और नटराज होटल में इस कार्यक्रम को रखा गया है। ऋषिकेश नगर निगम जो है लगभग 1 महीना से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं और 2 दिन और रह गया है। तो आपके चैनल पर ये बताने में मुझे खुशी भी हो रहा है कि पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम, हमारे नगर निगम के पार्षद लोग भी और पूरे बोर्ड ने इसके तैयारी किया है। हमारे अधिकारी लोग हैं, हमारे नगर आयुक्त, हमारे सैन्य भट्ट जी, सभी लोगों ने तैयारी किया। तो इस पर एक सत्र हम 10:30 से 1 बजे के बीच तक एक सत्र चलेगा। दूसरा सत्र वो नटराज होटल में है जो काउंसलिंग होगा, केवल मेयर लोग रहेंगे। और पहले वाले सत्र में हमारे पार्षद और सभी लोग रहेंगे। और तीसरा सत्र 3 तारीख को ही त्रिवेणी घाट पे है, और जिसमें आरती करने के बाद प्रीतम भरतवाड़ जी है और जागर वाले, उनका भी लोक संस्कृति कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो है सारे मेयर लोग उस दिन 3 तारीख को से 10 बजे तक ये आयोजन चलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के जरूरतमंद और पात्र नागरिकों को राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला सभागार में स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम मनीष कुमार ने जिले के 68 लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जन सामान्य तक योजनाओं और सहायता का लाभ सरल, पारदर्शी के साथ ही समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और सहायता राशि शीघ्र उन्हें उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से स्वीकृत धनराशि सीधे लाभार्थियों के हाथों में सौंपी गई है। मैंने सीएम साहब के कार्यालय में जो मुख्यमंत्री राहत कोष का चेक लगाया था दोस्तों, जो कि लिया डीएम साहब और सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मिली, इसके लिए मैं जिलाधिकारी श्रीमान मनीष कुमार जी का और मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सीमा देवी है। मैंने अपनी आर्थिक सहायता के लिए बिल लगाए थे, एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका मुझे चेक मिल गया। सीएम साहब का, डीएम साहब का धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश के नगर पंचायत जोक में अधिकारियों की ओर से की जा रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है, जिस दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में मामले की विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद की तारीख भी तय कर दी है। पंचायत जोक के अंदर बहुत सारे तरीकों से पैसे का गबन किया जा रहा था, जिसके तहत शुभम झा ने अपनी तरफ से बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित किया और उस एकत्रित करने के बाद उसकी अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कंप्लेंट फाइल किया है अधिकारियों को, जिसमें वो चाहते थे पूरे तरीके से इसके ऊपर जांच हो और जांच करने के बाद जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक एजेंसी जस्टिन ग्लोबल के नाम से वहाँ पर चल रही बहुत सालों से, जिसने अपने जो बिल सबमिट किए हैं उसके अंदर जीएसटी का घपला किया है। जीएसटी के घपले के अलावा रूल्स के हिसाब से जो 3% से 7% तक की सर्विस चार्ज लिया जा सकता, उसकी जगह से पर 21% वहाँ पर सर्विस चार्ज किया गया है और उस तरीके से 2-2.5 करोड़ रुपए के घोटाले हैं। हमारे पीआईएल के अंदर जब ये मैटर टेकअप हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लेकर के और उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। तो 2 हफ्ते का टाइम दिया है उनको इंस्ट्रक्शंस लेकर के और स्टेट की तरफ से अगली डेट में आकर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे करके और फिर ये मैटर पूरे तरीके से कार्रवाई पे आगे बढ़ेगा।
नैनीताल में भारी बारिश के चलते खेल के फ्लैट्स मैदान में पानी भर गया है। हैरानी की बात यह है कि बीते साल ही इस मैदान में करोड़ों रुपए लगाकर इसका समतलीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन बिना सोचे समझे हुए कार्य ने लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामले में जिलाधिकारी रयाल ने जांच कर आरोपियों को दंडित करने के आदेश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा है कि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो मैदान में काम किए उसमें पहली बरसात में ही जलभराव की जानकारी मिली है। जल निकासी निर्माण कार्य में खामियां की शिकायतों के बाद अधिशासी अधिकारी को मौके पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल ढलान खत्म कर दी गई है, बिल्कुल उनको बराबर कर दे ग्राउंड को, तो अपना भी पानी भर जाएगा उसमें। हम तो पुराने ज़माने से जब से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि ढलान रहता था पूरा, उसमें करके बारिश पड़ी तो रेग माल मार के उनको करके पानी सूख जाता था। इसमें फ्लैट्स मैदान में आरडब्ल्यूडी एजेंसी द्वारा खेल विभाग के साथ अनुबंध करके जो काम वहाँ धरातल पर कराए गए थे, तो ये पहली बारिश में वहाँ पर ड्रेन प्लान उसका सही नहीं बताया जा रहा है और पानी की निकासी भी नहीं हो पाई है। तो जल भराव की वजह से उसमें तमाम तरह की खामियों की शिकायत मिल रही है। अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी को कहा गया है कि मौके पे टीम भेज के स्थलीय निरीक्षण करे और जो इस समय वस्तु स्थिति है जो वहाँ पर नेकेड आई से दिखाया जा रहा है उसको वो देखे, कमियों का निराकरण करे और अगर किसी ने उसमें गंभीर त्रुटियां की है तो दोषी को आइडेंटिफाई करें, हम उसमें एग्जेम्पलरी एक्शन लेंगे। तो आपको बता दें कि पिछले साल ही करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सौंदर्यीकरण के काम हुए थे और अब पहली बरसात के बाद ही पानी भरने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों ने अब सवाल भी अब इस पर खड़े किए हैं और जिसके बाद डीएम ने जांच कराने के आदेश जो है वो दिए हैं। तो फ्लैट्स मैदान में जलभराव से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल ही करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण के काम यहाँ पर कराए गए थे, लेकिन ऐसे में सौंदर्यीकरण के काम तो हुए और जलभराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। देहरादून में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता दरबार में अब समाधान दिवस के रूप में संचालित करने का भी निर्णय लिया है, जो और सोमवार आयोजित होगा। इस दौरान प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी की जाएगी। समाधान दिवस में इस बार 132 शिकायतें सामने आई, जिसमें अधिकांश भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क, सार्वजनिक मार्ग और धार्मिक सहायता से जुड़ी थी। इनमें से कई मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम बात करें इन 130 शिकायतों की तो उसमें मल्टीपल डिस्प्यूट्स जो हैं वो लैंड रिलेटेड थे या रेंटल उसके थे। तो इस संबंध में मैंने एक पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को कि उस सेल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि टोटल कितने डिस्प्यूट्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में दिख रहे हैं और उनमें से सिस्टमेटिकली हम मंथ वाइज या क्वार्टरली कितने डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करवा पाते हैं पीसफुली। और इसी तरीके से जहां वायलेंट नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उसमें मैंने एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ हों चीज़ें।
हरिद्वार के कनकल क्षेत्र स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास कावड़ यात्री को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जल लेकर लौट रहे कावड़ यात्रियों के 6-7 बाइक सवार युवकों से मामले कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर बाइक सवार युवकों ने हरियाणा से पानीपत निवासी को गोली मार दी, जिसके बाद घायल को भूमानंद अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कनकल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को घटना में प्रयुक्त बाइक समेत पकड़ लिया है। रात को लगभग 1:10 पे कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे गोली चली है हाईवे के पास में। थाना क्षेत्र कनकल लगता है और तत्काल जो थाने का रात्रि मोबाइल था, रात्रि अफसर था, मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर ये देखा गया कि एक कांवड़ियों का ग्रुप जो है जो जल भर के वापस जा रहे थे और वहाँ पे रात्रि विश्राम कर रहे थे। जाना इनको कल ही था, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि कल काफ़ी यातायात का दबाव था तो हमने एक दिन रुकने का प्लान किया और आज वो निकलना था उनको, तो रात को वहाँ विश्राम कर रहे थे। और इसी दौरान कुछ लड़के वहाँ पे जो 7 लोग नामजद हुए हैं उसमें से 4 अरेस्ट भी हो गए हैं। वो रात को कहीं से खा पी के लौट रहे थे और शोर मचाते हुए जा रहे थे। कांवड़ियों ने उनसे जब बोला कि आप शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से हुड़दंग कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर इनमें आपस में शुरू में बातचीत हुई, गाली गलौज हुई और फिर अंततः उसमें से एक आदमी ने एक गोली चलाई जो कि उसके कंधे पे लगी, जिसके फायर लगा। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया। अजय नाम है इनका, 29 वर्ष उम्र है, पानीपत के हैं। इनको फिर एम्स लेके गए, वो सुरक्षित हैं अभी। उनके साथियों से तहरीर लेके मुकदमा कायम किया गया। इसमें 7 में से 4 लोग अरेस्ट हो गए। 3 लोग के अरेस्टिंग के लिए टीमें बनी हुई हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी अरेस्ट कर लिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत झड़ी पानी क्षेत्र में जेसीबी चलाकर पुश्तों सड़क निर्माण और प्लाटिंग के कार्यों को ध्वस्त भी किया गया है। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीमें भी तैनात रही। कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि जमीन उनकी निजी है और लंबे समय से उनके कब्जे में है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की, जबकि अब लाखों रुपए खर्च होने के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने मामले को न्यायालय में ले जाने की भी बात कही है। ये डीएफओ साहब के निर्देशन पे यहाँ पे जो है ये पूरा नोटिफाई लैंड थी। इस पे जो है क्या कहते हैं लोगों ने बिना अनुमति के पुस्ते वगैरह बनाए थे, जिसको कि हमारे द्वारा ध्वस्त किया गया है। देखिए, जहाँ तक ज़मीन की खरीद फरोख्त की बात है, वो लैंड बिक सकती है, परचेज कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के आप उसमें कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए इनके द्वारा कोई भी विभाग से अनुमति नहीं ली गई है, जिसके सापेक्ष हमारे द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई। जो ये पक्का पुस्ता बनाए गए हैं यहाँ पे, वो उसको हमारे द्वारा जो है ध्वस्त कर दिया गया है और हमारे द्वारा यहाँ के लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि जमीन आपकी है तो आप विधिवत अनुमति लीजिए उसमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।